नमस्कार सभी को। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 11th ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे और जो क्वेश्चंस होने वाले हैं, ये जो टॉपिक है, चैप्टर है जिसका नाम है सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट नून ऑन 21 जून एट। अब देखिए 21 जून को बताना है कि जो सन है वो ओवरहेड कहाँ पर होता है। तो देखिए 21 जून को अगर आप देखेंगे तो सन जो होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ओवरहेड होता है। कहाँ पर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है। अगर 22 दिसंबर होता तो 22 दिसंबर को कहाँ पर होता? तो 23 1/2 डिग्री साउथ पे होता। और इक्वेटर को 2 बार होता है। कब कब होता है? तो 21 मार्च को होता है। ठीक है। और इसी तरीके से 23 सितंबर आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है। ये समझ के चलिए कि 3-3 महीने का मेनली गैप होता है। 21 मार्च, कहीं 22 मार्च आपको दिया होगा, तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। जो डेट्स होती हैं वो 21, 22, 23 के ही आसपास सब रहती हैं। ठीक है। 3-3 महीने गैप पे सब चीजें होती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर द डेज लॉन्गेस्ट। अब देखिए डेज लॉन्गेस्ट कहाँ पर होंगे? सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए, डेज लॉन्गेस्ट वहां पर होंगे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में होगा। ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा भारत जो है, भारत के बीचों बीच से कौन सी रे निकलती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे पास में अगर देखा जाए, ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन है इसमें? तो आप अगर देखेंगे तो चंडीगढ़ सबसे ऊपर है। तो चंडीगढ़ जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो बी ऑप्शन जो है वो भी इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है। बाकी तिरुवनंतपुरम आप देखेंगे बहुत साउथ में हो जाएगा, हैदराबाद भी साउथ में है, नागपुर भी बहुत नीचे है। ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया, अच्छा एक चीज और इसमें याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछ लेते हैं कि डेज और नाइट्स, ठीक है, बराबर की कौन सी जगह पर होती हैं? तो डेज और नाइट्स बराबर की होती हैं इक्वेटर पे। ठीक है। तो इक्वेटर पे डे की लेंथ और नाइट की लेंथ दोनों क्या होगी? बराबर बराबर टाइम की होगी। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया द एटमॉस्फेयर इज जनरली हीटेड बाय। अब देखिए एटमॉस्फेयर जो है वो हीट अप होता तो है, लेकिन किससे हीट होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। जैसे मान लीजिए सन की रेडिएशन आई और ये अर्थ का सरफेस है, इस पे आके पड़ती है। सन से जो रेडिएशन आती है वो कैसी रेडिएशन है? इसको इंसोलेशन कहते हैं। शॉर्ट वेवलेंथ होती है। ठीक है। शॉर्ट वेव होती है, इसको क्या कहते हैं? शॉर्ट वेव होती है। ठीक है। फिर क्या होता है, ये जो अर्थ है ये गर्म हो जाती है। ठीक है। ये अर्थ है और ये क्या हो जाएगी? हीट अप हो जाएगी। जब ये हीट होती है तो ये खुद भी रेडिएशन देने लग जाती है। ठीक है। अब जो ये रेडिएशन देती है वो कैसी रेडिएशन होती है? लॉन्ग वेव होती है। और इसी रेडिएशन की वजह से, ठीक है, इसी लॉन्ग वेव की वजह से क्या होता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, मेनली जो ट्रोपोस्फेयर है, वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होगा। ठीक है। रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन ना लगा दिएगा, क्योंकि बच्चे अक्सर इसी ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं। बी ऑप्शन गलत है, इसका सी ऑप्शन सही होगा, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है अर्थ से जो निकले। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया, ये थर्ड ही था, चलिए कोई बात नहीं, गलती हो गई, यहाँ पर फोर्थ होगा ये। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया द मेन रीजन दैट अर्थ एक्सपीरियंसेस हाईएस्ट टेम्परेचर इन सब ट्रॉपिक्स। अब देखिए अर्थ का अगर आप टेम्परेचर देखेंगे सब ट्रॉपिक्स में तो बहुत ज्यादा होता है इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रादर देन एट इक्वेटर। तो इक्वेटर के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो सब ट्रॉपिक्स में जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को पहले समझिए क्या कहा गया। इसमें कहा गया कि जो सब ट्रॉपिक्स पे टेम्परेचर होता है, जो हाईएस्ट टेम्परेचर है सब ट्रॉपिक्स पे देखने को मिलता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर पे मतलब इक्वेटर पे देखने को नहीं मिलता। ठीक है। रादर देन एट इक्वेटर। तो देखिए इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ जैसे आपका है 23 1/2 डिग्री है, तो यहाँ पर इस 23 1/2 डिग्री पे जो टेम्परेचर देखने को मिला, अब ये जो है ट्रॉपिकल जोन है, इसके ऊपर अब देखेंगे जो जोन होता है वो कैसा जोन है? सब ट्रॉपिकल जोन यहाँ पर होगा इस जगह पे। ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पर 0 डिग्री वाली जगह पे, मतलब ट्रॉपिकल जोन पे अगर आप देखेंगे तो ट्रॉपिकल जोन पे गर्मी ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सूरज हमेशा मतलब एक तरीके से डायरेक्ट सनरेज देता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा? क्लाउड्स का फॉर्मेशन होने लग जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा, इवापोरेशन होगा, क्लाउड्स यहाँ फॉर्म हो जाएंगे। अब क्लाउड्स के फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा? जो भी इंसोलेशन आ रहा था वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इक्वेटर के पास। तो इसीलिए ट्रॉपिक्स में जो टेम्परेचर होगा थोड़ा सा कम होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, मतलब सब ट्रॉपिक्स में ये चीज नहीं हो पाती है। इसी वजह से यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा रहता है कंपेयर टू इक्वेटर। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन कह रहा है सब ट्रॉपिकल एरियाज टेंड टू हैव लेस क्लाउड्स कवर देन इक्वेटोरियल एरियाज। तो यही देखिए ऑप्शन सही हो जाएगा कि सब ट्रॉपिकल एरियाज जो हैं यहाँ पर क्लाउड कवर कम है, इक्वेटर पे जो क्लाउड कवर है वो ज्यादा होता है। ठीक है। इसी वजह से ऐसा होता है। तो ए ऑप्शन इसमें सही है।
फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखिए मैच द कॉलम है। जैसे इंसोलेशन क्या होता है तो हमने आपको बताया था इनकमिंग सोलर रेडिएशन। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं इन से इनकमिंग हो जाएगा, सोल से हो जाएगा सोलर और एशन से हो जाएगा रेडिएशन। ठीक है। एल्बेडो क्या होता है तो जितनी रेडिएशन जो है जो रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, तो इसमें आप डी ऑप्शन देख सकते हैं, द परसेंटेज ऑफ विजिबल लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो रिफ्लेक्टेड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब जो लाइट आ रही थी, तो जितनी लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसको क्या कहते हैं, एल्बेडो कहा जाता है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, मतलब इसी में ही आइसोथर्म दिया गया, तो आइसोथर्म मतलब आइसो मतलब होता है सेम, ठीक है, और थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर। ठीक है, तो जहां पर टेम्परेचर सेम रहता है ऐसी लाइन को क्या कहते हैं, आइसो थर्म कहते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्म। एनुअल रेंज क्या होती है बताना है, तो डिफरेंस बिटवीन मीन टेम्परेचर ऑफ वार्मेस्ट एंड कोल्डेस्ट मंथ, ये बिल्कुल सही है, तो इसमें एनुअल रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे गर्म महीना अगर आप देखा जाए, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी जगह है, जैसे मान लीजिए इंडिया में लखनऊ है, ठीक है, और लखनऊ का ऐसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि वार्मेस्ट जो, जैसे जुलाई की बात करें, सबसे ज्यादा गर्मी जुलाई में होती है, तो उसमें सबसे ज्यादा गर्म दिन देखा गया, उसमें 45 डिग्री का था। ठीक है, और मान लेते हैं जनवरी में सबसे ज्यादा ठंडक हुई और टेम्परेचर देखा गया 4 डिग्री सेल्सियस का, तो एनुअल रेंज क्या हो जाएगी, तो एनुअल रेंज इन्हीं दोनों का एक तरीके से सब्ट्रैक्शन दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 41 डिग्री हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हम लोग को एनुअल रेंज मिल जाएगी। ठीक है, मेनली वो मीन टेम्परेचर होता है, तो हमने एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल आपको देके बता दिया। ठीक है, मीन टेम्परेचर सबका अलग अलग होता है। ठीक है, इतना डीप पे नहीं जाना है अभी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड, द अर्थ रिसीव्स, देखिए अर्थ जो है वो क्या करती है, अपनी पूरी पूरी एनर्जी जो है कहाँ से रिसीव करती है, तो सन से रिसीव करती है, सोलर एनर्जी इंसोलेशन के फॉर्म में। नेक्स्ट पे आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है, द अर्थ सरफेस रिसीव मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी इन शॉर्ट वेवलेंथ। अब देखिए आपको बताया था इंसोलेशन है, ठीक है, इंसोलेशन के फॉर्म में अर्थ जो है एनर्जी को रिसीव करता है। कैसी रेडिएशन होती है, याद रखिएगा, शॉर्ट रेडिएशन है। ठीक है, इसको शॉर्ट वेव कहते हैं। द एनर्जी रिसीव बाय द अर्थ इज नोन एज इनकमिंग सोलर रेडिएशन विच इज शॉर्ट टर्म्ड एज, इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं इंसोलेशन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। सेवेंथ पे आते हैं। ऑन एन एवरेज द अर्थ रिसीव्स, देखिए एक एवरेज की बात अगर करी जाए तो अर्थ कितनी एनर्जी रिसीव करती है पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब जैसे मान लीजिए ये एरिया है, कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, तो 1 मिनट में, ठीक है, मतलब 60 सेकेंड्स में आपको बताना है कितनी एनर्जी अर्थ रिसीव करता है। तो 1.94 तो रिसीव करता है, लेकिन 1.94 क्या, तो 1.94 कैलोरीज रिसीव करता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। एट्थ क्वेश्चन पे आते हैं। ड्यूरिंग इट्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन 152 मिलियन किलोमीटर ऑन। अब देखिए फारदेस्ट कब होता है, एक आपको पता होगा पेरीहिलियन होता है जब सबसे पास होता है, और एक एपीहिलियन होता है जब सबसे दूर होता है। तो आपको मेनली एपीहिलियन बताना है। एपीहिलियन जो है वो किस तारीख को यहाँ देखने को मिलता है, तो एपीहिलियन जो है 4 जुलाई को देखने को मिलेगा, ये आपको याद रखना है। आप कमेंट बॉक्स में पेरीहिलियन का लिख के बताइएगा कि पेरीहिलियन जो है वो कब देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 4 जुलाई जो है सही हो जाएगी। और पेरीहिलियन में जो डिस्टेंस होती है सन और अर्थ के बीच की, वो 147 मिलियन किलोमीटर होती है, याद रखिएगा। ठीक है, 147 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया ऑन 3 जनवरी द अर्थ इज नियरेस्ट टू दी सन। देखिए यहाँ पर दे भी दिया गया कि अर्थ जो है नियरेस्ट कब होता है, 3 जनवरी को होता है। अब इस पोजीशन को कहते क्या है, तो देखिए पास है, पी से पास और पी से पेरीहिलियन, तो इसको क्या कहते हैं, पेरीहिलियन कहते हैं। तो 9th में जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन जो है उससे पहले थोड़ी सी बातें यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर कहा गया फैक्टर्स दैट कॉजेज दीज वेरिएशन इन इंसोलेशन। अब देखिए हर जगह पूरे अर्थ पे अगर आप देखेंगे तो हर जगह इंसोलेशन एक जैसे नहीं होती है, किसी जगह ज्यादा होती है तो किसी जगह कम होती है। ठीक है, वो मेनली ट्रॉपिक्स पे भी डिपेंड करती है, मतलब एक तरीके से लैटिट्यूड पे डिपेंड करती है, अल्टीट्यूड पे डिपेंड करती है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। जैसे पहला दिया गया है रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, पहली चीज जिस पे डिपेंड करती है वो क्या है, अर्थ का रोटेशन होता है अपनी एक्सिस पे, आपको पता होना चाहिए, उस पर डिपेंड करता है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सनरेज, मतलब सनरेज परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है या सनरेज कैसे गिर रही है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, एंगल जो बनाती है। लेंथ ऑफ द डे, अब देखिए दिन जब बड़ा होगा तो इंसुलेशन ज्यादा होगा, दिन छोटा होगा तो इंसुलेशन कम होगा। जैसे मान लीजिए जहां पर जाड़ा है, जैसे मान लीजिए इसमें अगर इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया में मेनली नॉर्दर्न इंडिया की बात अगर करी जाए तो इस समय यहाँ पर विंटर सीजन चल रहा है। अब विंटर सीजन में क्या होगा, विंटर सीजन में जो डे होते हैं वो कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं। अब डे अगर शॉर्ट है तो इंसुलेशन डे से ही तो आता है, तो डे क्या हो जाएगा, शॉर्ट है तो इंसुलेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
समर्स में इंसुलेशन बढ़ जाता है। ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर, जैसे अभी हमने आपको बताया था, ऐसे मान लीजिए क्लाउड्स हैं, तो क्लाउड्स क्या करते हैं, अब कोई रेडिएशन आ रही थी, शॉर्ट वेव रेडिएशन आ रही थी, तो इसको क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी जितना ज़्यादा होगी इंसुलेशन उतना ही ज़्यादा आएगा। कन्फिग्रेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स एस्पेक्ट, मतलब ये भी है यहाँ पर एक और पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया द अर्थ एक्सिस मेक एन एंगल ऑफ डैश डिग्री विद द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। अब देखिए प्लेन ऑफ ऑर्बिट के साथ पूछा गया है, याद रखिएगा कि प्लेन ऑफ ऑर्बिट के साथ कितना एंगल बनाती है, तो प्लेन ऑफ ऑर्बिट ये वाला हो जाएगा, तो ये जो एंगल है कितना होता है, 66.5 होता है। ठीक है, अगर एक्सिस पूछा होता है एक्सिस के साथ कितना बनाती है, तो 23.5 बनाती है। दोनों बातें याद रखिएगा। ठीक है, और इसकी टिल्टिंग भी कहीं ना कहीं इंसुलेशन को इफेक्ट करती है। इफ मोर एरिया इज कवर्ड, अब देखिए 11वां क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, इसमें कहा गया इफ मोर एरिया इज कवर्ड द एनर्जी गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द नेट एनर्जी रिसीव पर यूनिट एरिया डिक्रीजेस। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कि अगर मान लीजिए एरिया बढ़ जाएगा, जैसे मान लीजिए ये एक एरिया है और सन से लाइट आ रही थी, ठीक है, अब ये जो एनर्जी है वो क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई बहुत जगह पे, तो एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ पर जो हीट होगी, ठीक है, या ये कह सकते हो जो एनर्जी रिसीव होगी वो थोड़ी सी कम होगी। ठीक है, क्योंकि अगर फॉर्मूला देखा जाए क्या कह रहा है, नेट एनर्जी पर यूनिट एरिया, तो एनर्जी अपॉन एरिया की बात करी जा रही है, तो एरिया जब ज्यादा होगा तो ये वैल्यू अपने आप से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो एरिया जब कम होगा तो ये वैल्यू अपने आप से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये बात जो कही गई बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, 12th में कहा गया था एटमॉस्फेयर इज लार्जली ट्रांसपेरेंट टू डैश वेव सोलर रेडिएशन। अब देखिए जो हम लोग का एटमॉस्फेयर है वो किस रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट होता है, यहाँ पर बताना है, तो शॉर्ट रेडिएशंस के लिए ट्रांसपेरेंट होता है हमारा एटमॉस्फेयर। ठीक है, और शॉर्ट रेडिएशन कौन सी होती है, तो जो आपको पता होगा इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है वो कैसी होती है, शॉर्ट होती है, मतलब जो सन से आ रही है रेडिएशन वो कैसी है, शॉर्ट रेडिएशन है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, इसमें कहा गया विद इन डी डैश वाटर वेपर ओजोन एंड अदर गैसेस एब्जॉर्ब मच ऑफ इट्स इंफ्रारेड रेडिएशन। तो कहाँ पर इंफ्रारेड रेडिएशन जो है मतलब मेनली आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा जोन है एटमॉस्फेयर का जहां पर क्या होता है, वाटर वेपर ओजोन और अदर गैसेस क्या करती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन को, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो ये होता है ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर की अगर हाइट देखी जाए तो 0 से लेके 13 किलोमीटर तक होती है मेनली, ये चीज याद रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, अगले पे आते हैं, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, 14th है द रेड कलर ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग सन। तो देखिए डूबता हुआ सूरज या उगता हुआ सूरज अगर आप देखेंगे तो ये लाल कलर का दिखाई पड़ता है। अब रेड कलर का क्यों दिखाई पड़ता है, इसके पीछे रीजन समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है तो सबसे डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करनी होती है लाइट को पहुंचने में, कब, जब ये या तो सनराइज हो रहा हो या तो सनसेट हो रहा हो। ठीक है, तो होगा क्या, ये इस तरफ आ रही थी लाइट, तो लाइट वही आ पाएगी जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, और वेवलेंथ ज्यादा किसकी होती है, रेड की। ठीक है, क्योंकि बाकी लाइट क्या हो जाएंगी, स्कैटर हो जाएंगी, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से क्या होता है, हम लोग को जो सूरज है वो कैसा दिखता है, रेड दिखता है। तो 14th क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। 15th क्वेश्चन पे आते हैं, 15th क्वेश्चन देखेंगे, स्टेटमेंट दिए गए हैं दो। पहला स्टेटमेंट कह रहा है मैक्सिमम इंसोलेशन इज रिसीव्ड ओवर सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स वेयर द क्लाउडीनेस इज लीस्ट। देखिए सबसे ज्यादा इंसुलेशन कहां पर देखने को मिलेगा, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट में देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि सब ट्रॉपिकल डेजर्ट होते हैं वार्म भी होते हैं, ड्राई भी होते हैं। अब वार्म और ड्राई है तो इसका मतलब यहाँ पर बादल का फॉर्मेशन, क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो यहाँ पर क्लाउडीनेस क्या होगी, लीस्ट होगी। बिल्कुल सही बात है। सेकंड में कहा गया इक्वेटर रिसीव्स कंपैरेटिवली लेस इंसोलेशन देन ट्रॉपिक्स। अब इक्वेटर पे अगर आप देखेंगे तो इक्वेटर ने आपको बताया था बादल बन गए, अब बादल ने क्या किया, जो इंसोलेशन आ रहा था उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर इंसोलेशन कम मिलेगा, ट्रॉपिक्स पे इंसोलेशन ज्यादा मिलेगा। तो दोनों बातें जो हैं बिल्कुल सही हैं, तो यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, डैश टेक्स प्लेस व्हेन टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल टेम्परेचर आर इन कांटेक्ट विद वन अनदर, देयर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वार्मर टू कूलर बॉडी। अब देखिए यहाँ पर बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या हो रहा है, दो बॉडीज हैं और दो बॉडीज अनइक्वल टेम्परेचर की है। जैसे मान लीजिए इसका टेम्परेचर ज्यादा है और इसका टेम्परेचर कम है, तो क्या होगा अगर दोनों बॉडी को किसी चीज से कॉन्टैक्ट में ले आए, ठीक है, तो होगा क्या मेनली, तो बॉडी अगर कांटेक्ट में आ गई तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर होने लग जाएगी। तो ये पूछा गया है जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है किस प्रोसेस से हो रही है, तो इसको कहते हैं कंडक्शन। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है 16th क्वेश्चन का वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17th पे आते हैं, इसमें कहा गया द एरिया इन कॉन्टैक्ट
विद द अर्थ राइजेज वर्टिकली ऑन हीटिंग। देखिए कोई भी अगर एयर है, ठीक है, एरिया नहीं था, एयर था, एयर इन कांटेक्ट विद द अर्थ, जैसे मान लीजिए अर्थ हो गया, अब यहाँ के कांटेक्ट में एयर है, ठीक है, अब है क्या, जैसे मान लिया अर्थ जब गर्म होगी तो क्या होगी, एयर गर्म होगी, और एयर गर्म होगी किधर भागेगी, ऊपर की ओर भागेगी, ठीक है, फर्दर ट्रांसमिट्स द हीट ऑफ एटमॉस्फेयर, और जब ये ऊपर जाएगी तो धीरे धीरे करके ठंडी होती जाएगी, क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। द प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज। अब देखिए जो वर्टिकल हीटिंग हो रही है एटमॉस्फेयर की, जैसे यहाँ पर पहले गर्म था, फिर धीरे धीरे यहाँ गर्म हुआ, यहाँ गर्म हुआ, फिर धीरे धीरे करके ठंडा होता चला आ रहा है, तो इस प्रोसेस को कहेंगे क्या, इस प्रोसेस को कन्वेक्शन कहेंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। देखिए हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर जब होता है तो इसको कहते क्या है, विंड कहते हैं, ठीक है, और जब ट्रांसफर ऑफ हीट विंड के फॉर्म में हो या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर के फॉर्म में हो तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एडवेक्शन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। 19th क्वेश्चन पे आते हैं, इन डैश रीजन पर्टिकुलरली इन नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग समर लोकल विंड्स कॉल्ड लू इन द आउटकम ऑफ एडवेक्शन प्रोसेस। देखिए आपको बताना है कौन से रीजन में है जो लू चलती है, मेनली ये क्वेश्चन में पूछा गया, बाकी चीजें कोई मतलब की नहीं है, ठीक है। मेनली नॉर्दर्न इंडिया में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो क्या होता है, गर्मियों में लू चलने लग जाती है। अब ये नॉर्दर्न इंडिया जो है भारत का, कौन सी रीजन में आ रहा है, ट्रॉपिकल रीजन में आ रहा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो एडवेक्शन प्रोसेस की वजह से लू चलती है, और ये किस रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में चलती है। नेक्स्ट पे आते हैं, 20th क्वेश्चन कह रहा है, द अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड इटसेल्फ बिकम्स अ रेडिएटिंग बॉडी। अब देखिए अभी आपको बताया था ये सन है, और ये मान लीजिए अर्थ का सरफेस है, सन ने क्या किया, अर्थ को गर्म किया। अब जब अर्थ गर्म हो गई तो ये भी एक बॉडी ऐसी बन जाएगी जो हीट रेडिएट करने लग जाएगी, जो एनर्जी को रेडिएट करने लग जाएगी, ठीक है। एटमॉस्फेयर इन दी डैश वेव फॉर्म, कैसी वेव फॉर्म होती है, तो देखिए जो आ रही होती है शॉर्ट होती है, ठीक है, जो सन से आ रही थी वो शॉर्ट थी, और जो जा रही होती है अर्थ से वो कैसी होती है, लॉन्ग होती है। तो वही पूछा गया है, जो जा रही है वो कैसी है, तो वो है लॉन्ग वेव, ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, द रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड डैश ऑफ द अर्थ। तो जो रिफ्लेक्टेड अमाउंट रेडिएशन होता है, मतलब कोई भी रे ऑफ लाइट आई, अब जितना परसेंटेज रिफ्लेक्ट हुआ उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग एल्बेडो, ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर दिया गया है फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। अब टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ एयर एट एनी प्लेस। अब देखिए किसी भी प्लेस पे अगर एयर का टेम्परेचर देखा जाए तो वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है उस प्लेस की, अल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है, अल्टीट्यूड का मतलब यह है जैसे माउंटेन्स है तो माउंटेन्स के पास जो एयर होगी वो ठंडी होगी, ठीक है, क्योंकि माउंटेन्स हाइट पे होता है, और हाइट बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, मेनली ट्रोपोस्फियर में। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ठीक है, अब डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जैसे जैसे आप सी के पास में रहेंगे, जैसे मान लीजिए ऐसे कहा जाए, जैसे मान लीजिए ये आपका कोस्ट हो गया, इधर सी है, ठीक है, और इधर भी क्या है, सी है, तो सी की वजह से भी जो एक तरीके से लैंड ब्रीज सी ब्रीज चलती हैं, तो वो भी क्या करती हैं, एयर के टेम्परेचर में चेंजेस ले आती हैं। द प्रेजेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स, अब जो ओशन होता है उसके आसपास भी कई सारी तरीके की वार्म और कोल्ड ओशन करंट होती हैं, जिसकी वजह से भी टेम्परेचर जो एयर का होता है वो चेंज होता है। लोकल एस्पेक्ट भी कुछ होते हैं, ठीक है, लोकल एस्पेक्ट मेनली माउंटेन्स हो जाएंगे, ये सब चीजें हैं। द टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग हाइट। तो जब हाइट आप बढ़ाते हो तो क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, मेनली ट्रोपोस्फियर में होता है। द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद हाइट इज टर्म्ड एज, अब इसको कहते क्या है, तो जिस रेट से टेम्परेचर घटता है, ठीक है, हाइट के साथ में, उसको लैप्स रेट कहते हैं, याद रखिएगा, नॉर्मल लैप्स रेट उसी को कहते हैं। अब ये ट्रोपोस्फियर में देखा जाए तो कितना है, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप 1 किलोमीटर ऊपर गए तो 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर ऊपर गए मतलब 1 किलोमीटर तो फिर 6.5 डिग्री कम हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे करके वो डिक्रीज होता चला जाता है। 23rd में आते हैं, द आइसोथर्म आर द लाइंस प्लेसिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल डैश। अब देखिए आपको पता है आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब होता है इक्वल, ठीक है, और थर्म का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। तो जहां पर ऐसी लाइन पर जहां पर टेम्परेचर इक्वल हो उसको आइसोथर्म कहते हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर इक्वल होगा। 24th पे आते हैं, 24th देखिए क्या कह रहा है, इसमें कहा गया प्लैंक्स लॉ स्टेट दैट अ हॉटर बॉडी। देखिए प्लैंक लॉ की बात करी जा रही है कि प्लैंक लॉ क्या कहता है, दैट अ हॉटर बॉडी देखिए जितनी ज्यादा बॉडी हॉटर होगी उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगी, इट विल रेडिएट एंड द डैश वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। अब देखिए यहाँ पर एक चीज ये याद रखिएगा, लेमडा टी बराबर क्या होता है, कांस्टेंट, ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है,
ठीक है, फिजिक्स में पढ़ाया जाता है क्लास 11 में, लेमडा टी बराबर कांस्टेंट, जहां पर लेमडा क्या है, वेवलेंथ है, और टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है बॉडी का। ठीक है, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा बॉडी का, उतनी ही कम वेवलेंथ वहां से निकलेगी। तो वही पूछा गया है कि मोर एनर्जी, अब ज्यादा एनर्जी निकल रही थी, इसका मतलब टेम्परेचर ज्यादा था बॉडी का। अब टेम्परेचर ज्यादा था तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर शॉर्टर द वेवलेंथ होनी चाहिए। इसी वजह से आपको पता होना चाहिए, जो सन है, ठीक है, सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वहां से वेवलेंथ बहुत शॉर्ट निकलती है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट वेव कहते हैं। और अर्थ का देखेंगे तो अर्थ की अगर बात की जाए तो अर्थ का टेम्परेचर क्या था, अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा तो था नहीं, तो वहां पर लेमडा क्या थी, ज्यादा थी, इसीलिए वहां से जो वेव निकलती है उसको क्या कहते हैं, लॉन्ग वेव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया द स्पेसिफिक हीट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय डैश सेल्सियस। अब देखिए स्पेसिफिक हीट क्या होती है कि किसी भी बॉडी, मतलब जो भी एनर्जी दी जाए जिससे बॉडी का टेम्परेचर एक 1 ग्राम की बॉडी का टेम्परेचर कितना बढ़ जाए, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 1 ग्राम की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है एम सी पी डेल्टा टी। ठीक है, या एम सी डेल्टा टी आप बोल सकते हैं, जहां पर मास एम है, सी पी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट वॉल्यूम भी हो सकता है, और डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसको भी देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया। ठीक है, इसमें कहा गया नॉर्मली टेम्परेचर डैश विद इंक्रीज इन एलिवेशन। तो आपको बताया था टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है एलिवेशन के बढ़ाने के साथ साथ। ठीक है, जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता है, और इसी को क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। तो इस तरीके से 25 क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा और भी कई सारे एमसीक्यूज हैं जो प्लेलिस्ट में लगाए हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। तो सभी को गुड लक, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।